नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एरीज अ पाथ ऑफ लर्निंग पर। जैसा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में हम जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था अक्षांश और देशांतर का, और वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज जो हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आज उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वायुमंडल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का अपना नया सेशन। आज वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल देखो भाई, होता क्या है वायुमंडल। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल क्या होता है, देखो कि ये पृथ्वी मान लें, ये पृथ्वी है और इसको चारों ओर से एक गैसों का जो आवरण है वो घेरे हुए है, कि हमारे पृथ्वी को गैसों का एक आवरण घेरे हुए है। इस गैसों के आवरण को ही क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको ही वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, कि जो गैसों का जो ये मिक्सचर है इसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, और हमारे पृथ्वी के लिए वायुमंडल क्यों इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आज हमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि ये है हमारी पृथ्वी, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और इसको चारों ओर से ये गैसों का जो आवरण है ये घेरे हुए है। इसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये चारों ओर से घेरे हुए हैं, ये गैसें हैं, ये दूर क्यों नहीं भाग जाती, कि ये पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है ये आवरण दूर क्यों नहीं भाग जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेविटी। देखिए क्या होती है ग्रेविटी, मैंने पहले जो क्लास ली थी तो उसमें आपको बताया था कि गुरुत्व के कारण क्या करता है, कि जो गुरुत्व आकर्षण जो बल है उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी है इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। किसको खींच रही है, वायुमंडल को अपनी तरफ खींच रही है। और इसी से क्या किया, चारों ओर क्या कर रहा है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर यानी कि चक्कर लगा रहे हैं, हमारी पृथ्वी के सामने साथ साथ घूम रहा है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, क्या पृथ्वी, जब हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है और रिवॉल्वेशन करती है, क्या ये वायुमंडल भी साथ साथ घूमता है? तो हाँ, इसका आंसर आएगा हाँ, कि क्या आएगा कि जो पृथ्वी के साथ साथ हमारा वायुमंडल भी घूमता है। अगर पृथ्वी के साथ हमारा वायुमंडल ना घूमता तो क्या होता, हमें सांस लेने में दिक्कत होती, क्योंकि पृथ्वी तो एक चक्कर पूरा कर लेती, यहाँ पे ये वायुमंडल घूम ही नहीं रहा। तो क्या होता है कि हमें सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में और सारी चीजें क्रियाएं करने में क्या होती, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या पृथ्वी के साथ वायुमंडल गति करता है? तो हाँ, जो हमारा जो वायुमंडल है वो क्या है, वायुमंडल गतिशील है, कि हमारा वायुमंडल गतिशील है। अब वायुमंडल बना कैसे, ये वायुमंडल आया कहां से, दूसरे ग्रहों के ऊपर क्यों नहीं है ये वायुमंडल, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक वायुमंडल की जो टर्म होती है वो वायुमंडल जो हम ज्योग्राफी का एक ब्रांच है जिसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल इस क्लाइमेटोलॉजी में ही हमें बताया जाता है कि वायुमंडल कैसे बना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ, और दूसरे ग्रहों के ऊपर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता। तो आज हम जो वायुमंडल है उसके बारे में 3 चीजें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसके क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन क्या होता है, उद्गम होता है, कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कि इसका निर्माण कैसे हुआ, किसका, वायुमंडल का। दूसरा हम करेंगे कि इसका संगठन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कि संगठन क्या है इसका, कि कौन कौन सी इसके अंदर चीजें पाई जाती हैं, वो सारी चीजें भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे। और तीसरा हम क्या करेंगे, इसके लेयर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि परतों के बारे में बात करेंगे, किसकी, इसकी वायुमंडल की। ठीक है, कि ओरिजिन कैसे हुआ, संगठन कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं, और कितनी प्रकार की परतें इसके अंदर पाई जाती हैं, क्या, वायुमंडल के अंदर। ये बात है समझने की। आपको समझ आ गया होगा।
यहां से, अब ये टॉपिक आपको बड़ा छोटा सा दिख रहा है इस बोर्ड के ऊपर, कुछ नहीं लिख रखा, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन यहां से भी हमारे 5 से 7 क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। और बहुत बार जो है विभिन्न प्रकार के जो कमीशंस हैं वो यहां से क्वेश्चन क्या करते हैं, पुट करते हैं। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, वायुमंडल की गैसों का आवरण क्या आ जाएगा। अगर वायुमंडल की आपसे डेफिनेशन पूछने लग जाए कि वायुमंडल है क्या भाई, कि गैसों का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व आकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टिका हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, कि वायुमंडल की बार आप कर दोगे ना, अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की डेफिनेशन क्या होती है, तो वायुमंडल की जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि गैसों का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है या चारों ओर घूम रहा है, उसे क्या कहा जाता है, और टिका किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, वो टिका हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है वो दिमाग में बहुत बार आता है और आना भी चाहिए, लाजमी है। ठीक है ना, कि दूसरे ग्रहों के ऊपर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता और हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल क्यों पाया जाता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है वो गैसीय प्रक्रिया के कारण हुआ है। किस प्रक्रिया के कारण, गैसीय प्रक्रिया के कारण वायुमंडल का निर्माण हुआ है। जब मैंने आपको ब्रह्मांड पढ़ाया था तो ब्रह्मांड के बारे में जब मैंने पढ़ाया तो आपको एक बात बताई थी कि आरंभ में क्या, कि पूरा ब्रह्मांड एक गोले के रूप में विद्यमान था, जिसके अंदर क्या था, जो ताप था वो भी बहुत ज्यादा था, दाब था वो भी बहुत ज्यादा था, और अचानक से टूट गया वो। ठीक है, अब टूटा तो बहुत सारी वहां से गैसेस भी निकली। ठीक है, और वहां से क्या निकली, हमारी पृथ्वी का निर्माण भी हुआ, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी जब उस ब्रह्मांड से अलग हुई, यानी कि जब पृथ्वी का अपना एक रूप बना, तो क्या थी, ये बहुत ज्यादा गर्म थी, टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हाई था, इतना ज्यादा हाई था कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि जो पृथ्वी थी आरंभ में जब बनी तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, गर्म था। अब गर्म टेम्परेचर होने के कारण यहां पर क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी पृथ्वी थी वो क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। क्या होने लगी कि हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी और गर्म से क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। अब जब हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी तो यहां पर एक प्रक्रिया और हुई कि जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तो यहां पर एक प्रक्रिया और हुई। वो प्रक्रिया कौन सी हुई, वो प्रक्रिया हुई ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया हुई, वो प्रक्रिया हुई ज्वालामुखियों की प्रक्रिया हुई। ज्वालामुखी क्या होते हैं, कि ज्वालामुखी धरती के गर्भ से जब तप्त पदार्थ या गरम गरम लावा जब बाहर निकलता है तो वो ज्वालामुखी फटना कहलाता है। इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में या आने वाले सेशंस में विस्तार से पढ़ेंगे। आपके लिए सिर्फ अब के बारे में मतलब यही चीज काफी है कि ज्वालामुखी क्या होता है। देखो कि ज्वालामुखी क्या होता है कि मान लो ये हमारी धरती की परत है, ठीक है, कि धरती की परत है ये, यहां पर क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या है, हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है। और यहां पर क्या है, बहुत सारे पदार्थ, निकल, फास्फोरस है, जो है सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, वो सारी चीजें यहां पर विद्यमान है। और यहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब यहां का जब टेम्परेचर हुआ हाई तो क्या होगा, यहां से नीचे से भाप बढ़ेंगी और भाप बढ़ के क्या हुआ कि यहां से भूगर्भ से यानी कि धरती को गर्भ को चीरता हुआ यहां से क्या निकलता है, लावा बाहर निकलता है। क्या निकलता है, यहां से लावा बाहर निकलता है। और यहां से जब लावा बाहर निकला तो इसके साथ बहुत सारी चीजें क्या हुई, निकलनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। तो यहां से क्या होती है कि टेम्परेचर हाई कब होगा, यहां से एक सीखने की बात है कि टेम्परेचर हाई कब होगा, जब क्या होगा कि हाइड्रोजन के अणु क्या करेंगे, हीलियम का निर्माण करेंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के अणु जब हीलियम का निर्माण करेंगे तभी तो टेम्परेचर हाई होगा। अब जब टेम्परेचर हाई हुआ तो यहां से गैसेस भी कौन सी निकलेंगी, H2+
प्लस H2 सॉरी, और हीलियम और हाइड्रोजन 2 गैसें निकलेंगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां से ही बन जाता है कि वायुमंडल की सबसे पहली गैसें कौन सी बनी, कि वायुमंडल की सबसे पहली गैसें कौन सी बनी। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और जो हीलियम है वो प्राइमरी गैसेस बनी। हाइड्रोजन और हीलियम है वो क्या बनी, प्राइमरी गैसेस बनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वायुमंडल के अंदर कौन सी गैसेस सबसे पहले बनी और किस प्रक्रिया के द्वारा बनी। तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनी, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनी। क्यों, क्योंकि धरती के गर्भ से क्या हुआ, मैग्मा फटा, लावा निकला तो उस लावे के साथ क्या आई, हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसेस आई, और उनसे क्या हुआ, हमारे वायुमंडल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हीलियम का निर्माण होता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है। उसके बाद देखो क्या हुआ कि ये चीजें आपको समझ आ गई कि हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसें हमारी यहाँ पे बन जाती हैं। अब जब हाइड्रोजन बनी तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जब बनी तो हाइड्रोजन के अंदर कुछ पदार्थ और निकलते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन टेम्परेचर बढ़ाती है, हीलियम का निर्माण हुआ, यहाँ पे 2 चीजें हो चुकी हैं। अब जो दूसरी जो गैसेस निकलती है वो आपकी निकलती है CO2। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस है वो निकलती है। CO2 गैस के बारे में आपको पता भी होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ, वो हाइड्रोजन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। तो सेकंड नंबर पे जो आपकी गैस बनती है वो बनती है CO2। अब तीसरे नंबर पे जो गैस बनी वो आपकी बनती है O2। ठीक है, CO2 के बाद जो आपकी बनती है वो बनती है O2। O2 गैस कैसे बनी, देखिए हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हो चुका है, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रोसेस के कारण क्या हुई, CO2 का निर्माण हुआ। अब CO2 मैंने आपको पहले बता दिया था, CO2 एक ऐसी गैस है जो क्या करती है, हरित गृह प्रभाव को सुचारू रूप से मतलब क्या करती है, स्टार्ट करती है। यानी कि हरित गृह प्रभाव मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरित गृह प्रभाव होता क्या है। आज एक बार फिर से समझ लीजिए कि हरित गृह प्रभाव होता क्या है। देखिए मान लो कि कोई शीशे का घर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, कि मान लो शीशे का कोई घर है और यहां पर कोई व्यक्ति बैठा, मतलब यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, या फिर यहां टेम्परेचर आप लगा लीजिए। ठीक है, यहां से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो शीशा क्या करेगा कि यहां से आने वाली लाइट का टेम्परेचर को आने तो देगा, यहां से टेम्परेचर को आने तो देगा, लाइट को आने तो देगा, वापस रिफ्लेक्ट वो नहीं करेगा। क्या करेगा कि यहां से लाइट को आने तो देगा लेकिन यहां पर वापस रिफ्लेक्ट नहीं करने देगा। अब जब रिफ्लेक्ट नहीं करने देगा तो टेम्परेचर तो सारा का सारा यही रह जाएगा ना, वो बाहर तो जा ही नहीं पाएगा। अब जब बाहर नहीं जा पाएगा तो यहां का टेम्परेचर तो अपने आप बढ़ जाएगा, और वैसा ही काम हमारी क्या करती है, CO2 गैस है वो कर रही है। क्या कर रही है, CO2 गैस करती क्या है कि CO2 गैस के वायुमंडल के अंदर की पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर को, सनलाइट को आने तो देती है लेकिन उसको वापस नहीं जाने देती। अब जब वापस नहीं जाने देती तो क्या होता है, यहां पर CO2 की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है, और गर्मी है वो ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि क्या बन रही है, ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण बन रही है। कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, इसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे जब ऐसा कोई मुद्दा आएगा तब। तो हाइड्रोजन हीलियम का निर्माण कर चुके, CO2 का निर्माण कर चुके। अब तीसरी जो बात आती है वो आपकी आती है O2 की, कि O2 का निर्माण है वो कैसे हुआ। O2 का निर्माण हुआ कि पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, जल विद्यमान था। जल विद्यमान कैसे हुआ, देखिए जल के बात हम समझते हैं कि जल वाष्प का निर्माण कैसे हुआ। जल हाइड्रोजन जब गर्म हुई तो क्या हुआ कि यहां से टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत ज्यादा हाई हुआ। अब धरती का टेम्परेचर क्या धीरे धीरे घट रहा है। ऊपर क्या निकले कि जब धरती के अंदर से लावा फटा तो यहां से क्या निकले, जलवाष्प निकले। क्या निकले कि यहां से जलवाष्प निकले, और जलवाष्प जब ऊपर गए तो क्या हुआ कि धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो वो जलवाष्प भी क्या हुए, ठंडे हो गए, उनका भी क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, जिसको कहा जाता है संघनन हो गया। अब जब संघनन हुआ क्या कि ज्वालामुखी फटा,
ठीक है, ज्वालामुखी फटा, यहां से फटा और ऊपर क्या हुआ कि जलवाष्प गए, जलवाष्प क्या हो गए, भाप थी, भाप का रूप था और उन्होंने जलवाष्प ने किसका रूप ले लिया, बूंदों का रूप ले लिया और वो बूंदे क्या हुई, धरती के ऊपर बरसने लगी। और यहां पर जो ज्वालामुखी का मुख था जिसको क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। कि क्या हुआ, जिसको क्रेटर कहा जाता है कि ये जलवाष्प क्या हुए, बूंद का रूप लेकर के इन्होंने बारिश की और ये क्रेटर क्या हुए, जल से भर गए, पानी से भर गए और आज इन क्रेटरों ने किसका रूप ले रखा है, आपके समुद्रों का रूप ले रखा है, महासागरों का रूप ले रखा है। तो ऐसे आपके महासागरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक नई बात आपको सीखने को मिली कि पृथ्वी के ऊपर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी के ऊपर जो महासागरों का निर्माण है वो किस प्रोसेस के कारण हुआ है, वो आपका संघनन के कारण हुआ है कि जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण धरती के गर्भ के अंदर से जलवाष्प निकले, जलवाष्प जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हुआ, लो हुआ, कंडेंसेशन हुआ, वो क्या हुआ, धरती के ऊपर वापस बरस गए और इन क्रेटर क्या हुए, क्रेटर जो थे, क्रेटर होता क्या है कि ज्वालामुखी का जो ऊपरी मुख होता है उसको क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। अब इन क्रेटरों में पानी जमा होने लगा, पानी जमा हुआ तो इन्होंने किसका रूप ले लिया, आधुनिक टाइम में, आधुनिक समय में इन्होंने किसका रूप ले रखा है, महासागरों का रूप ले रखा है। अब जब महासागरों का निर्माण हुआ तो जल के अंदर एक जीव का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हरित लवक का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हुआ, हरित लवक का निर्माण हुआ। और हरित लवक ने क्या किया, जब अपना भोजन पचाने लगा या भोजन बनाने लगा, किसके द्वारा बनाने लगा, CO2 के द्वारा बनाने लगा। कौन, हरित लवक। हरित लवक क्या हुआ, CO2 के द्वारा अपना भोजन बनाने लगा और एक प्रोसेस होने लगी जिसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। कि हरित लवक ने क्या हुआ, अपना भोजन बनाना शुरू किया और अपने भोजन शुरू करने से क्या हुआ, उसने एक प्रोसेस की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू की और उसके द्वारा क्या हुआ, जब उसने भोजन बनाया तो एक गैस निकली। वो कौन सी निकली, O2 गैस निकली, ऑक्सीजन गैस निकली। ठीक है, तो आपके पास तीनों चीजें आ गई, हाइड्रोजन और हीलियम, CO2 और O2, तीनों का आपको पता चल गया कि तीनों का निर्माण कैसे हुआ है हमारे वायुमंडल के अंदर। और जो वायुमंडल है आप ये कह लीजिए कि उसका 99.9 यानी कि 99.9% जो भाग है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बना है, गैसीय प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है। 1% जो 0.001% जो होगा वो क्या आएंगे, आपके जलवाष्प आएंगे। और जलवाष्प भी एक तरह से क्या होते हैं, गैस ही तो होते हैं, और तो कुछ नहीं होता ना, तो गैस ही होते हैं। तो ऐसे आपके वायुमंडल का है वो निर्माण हुआ है। ठीक है, ऐसे वायुमंडल का क्या हुआ है, निर्माण है वो हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आगे शुरू करते हैं। हाइड्रोजन हीलियम आपको, अब मुझे यहां तक अब लगता है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, जलवाष्प संघनन क्या हुआ, ठीक है, गतिशील है या नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस कैसे बनी, जलवाष्प कैसे बने, पानी कैसे आया, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आप जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके संगठन के बारे में पढ़ते हैं कि जो वायुमंडल का जो संगठन है वो कैसा कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो भरी हुई हैं। देखिए, जो संगठन है कि वायुमंडल का संगठन, वो वायुमंडल है वो हमारी 3 चीजों से बना हुआ है। कि वायुमंडल है वो हमारी 3 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले क्या आ जाएंगी, आपकी गैस आ जाएंगी। दूसरे जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, आपके जलवाष्प आ जाएंगे। तीसरे क्या आ जाएंगे, दूसरे क्या आ जाएंगे, जलवाष्प आ जाएंगे। और जो तीसरा जो आएगा वो आपके क्या आ जाएंगे, वो धूलकण है वो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, धूलकण आ जाएंगे। कि वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है वो इन 3 चीजों से हुआ है। सबसे पहले क्या आ जाएंगी, गैसेज आ जाएंगी। दूसरे क्या आ जाएंगे, जलवाष्प आ जाएंगे। और तीसरे आपके क्या आ जाएंगे, धूलकण है वो आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जलवाष्प के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धूलकणों के बारे में पढ़ेंगे। और तीनों ही चीजें हमारे वायुमंडल में बेहद जरूरी है। अगर ये कह दिया जाए कि प्रकृति एक इंजीनियर है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कि हमारे जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसने सारी चीजों को एक ऐसे फिक्स कर रखा है कि आधुनिक टाइम में या
फ्यूचर में कभी मानव कुछ प्रयोग करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकता है। कि क्या पता था कि वायुमंडल के अंदर जो धूलकण है वो भी हमारे काम आएंगे, जलवाष्प भी हमारे काम आएंगे, और गैसेस तो काम आती ही आती है। वो तो आप सबको पता है कि गैस के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। ठीक है, तो गैसेस में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन गैस को। किसको पढ़ेंगे? नाइट्रोजन गैस को हम पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैंने तो 3 ही गैसें बताई थी, हाइड्रोजन और हीलियम बताई है, CO2 बताई है और O2 बताई है, ये नाइट्रोजन कहां से आ गई? और नाइट्रोजन जिसका क्या है 78.9% है। कितना है? 78.9% है कि हमारे वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन 78 और इसको 1% कर लेना भाई, 78.1% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का काम क्या होता है? अब सबको पता होगा कि नाइट्रोजन का क्या काम होता है कि जलने में सहायक होती है या आग को नियंत्रित करती है। क्या काम करती है भाई? आग को नियंत्रित करती है। ठीक है, आग को क्या करती है? नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। कौन? नाइट्रोजन गैस। अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो क्या होगा? चीजें इतनी जल्दी जलने लग जाएंगी कि मतलब मुश्किल हो जाएगा जीना हमारे लिए। ठीक है, कि आग को क्या करती है? नाइट्रोजन गैस कंट्रोल करती है कि जहां पर आग लगी उसको करके किस गति से उसको जलना है, किस गति से उसको जलना है। वरना देखो हम माचिस जलाते हैं, ठीक है, माचिस को हम क्या करते हैं? चूल्हे तक लेके जाते हैं, गैस सिलेंडर तक लेके जाते हैं, तो टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के अंदर, सॉरी हमारे वायुमंडल के अंदर अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो क्या होगा कि नाइट्रोजन, जब हमने माचिस की तिल्ली जलाई पूरे आग लग जाएगी, कि जितना भी हमारे पास एरिया जो होता है सामने उसके अंदर क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। इतनी तेजी से लगेगी ना, बहुत ज्यादा तेजी से। ये बात आप सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि नाइट्रोजन गैस क्या करती है? आग को नियंत्रित करती है। लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एसएससी से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी गैस है जो श्वसन में भाग नहीं लेती? तो कौन सी गैस आएगी? नाइट्रोजन। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। और आजकल तो बहुत ज्यादा जो है एसएससी आगे आने वाले ये जो एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन डाल भी सकती है कि श्वसन के अंदर कौन सी गैस भाग नहीं लेती। तो आपकी कौन सी गैस भाग नहीं लेती? नाइट्रोजन गैस भाग नहीं लेती। अब कैसे समझेंगे हम कि श्वसन के अंदर, कि श्वसन में नाइट्रोजन भाग लेती है या नहीं लेती? एक चीज देखिए कि श्वसन के अंदर 2 चीजें होती हैं। श्वसन के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो हम सांस को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं, और एक सांस को हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। ठीक है, कि एक बाहर छोड़ते हैं, एक अंदर लेते हैं। कि नाइट्रोजन का जो पूरा जो है एरिया यानी कि परसेंटेज है वो कितना है? 78.1% है। किसका? नाइट्रोजन का, जब हम छोड़ते हैं तो। लेकिन जब हम लेते हैं तो कितना होता है? 78.1% ही होता है। लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? जो ऑक्सीजन का जो पार्ट होता है, जो होता है वो होता है वायु, मतलब जो वायुमंडल के अंदर 20.9%। अब आपको ये बड़ा अजीब लगेगा, डिफिकल्ट भी लगेगा, टफ लगेगा कि 20.9 कैसे बोल रहे हैं। कि एसएससी में इस बात ने मानना है कि वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है? 20.9 है। क्योंकि एग्जाम में क्या हुआ था? 21% भी आया था, 20.9% भी आया था, और 19 और समथिंग भी आया था। लेकिन जो एसएससी थी उसने क्या माना था? 20.9 माना था। और ये 78.1% क्या कर दिया गया था? ये जो 0.1% था वो किसको दे दिया हमने? नाइट्रोजन को दे दिया। किसको दे दिया हमने? नाइट्रोजन को दे दिया। तो जो एग्जैक्ट जो मात्रा है वो कितनी है? कि नाइट्रोजन की 78.1% है और इसके कितनी है? 20.9। कि जब हम वायुमंडल के अंदर मात्रा कितनी होती है? 20.9। लेकिन यहां पर कितनी होती है? श्वसन के अंदर 16% होती है। कितनी होती है? 16% है वो होती है। लेकिन CO2 की मात्रा कितनी होती है? CO2 की मात्रा होती है 0.003% होती है। लेकिन यहां पर कितनी हो जाती है? वो 3 से 4% है वो हो जाती है। ये बात आपको समझ आई होगी कि वायुमंडल के अंदर मात्रा कितनी है? 78.1%।
यहां पर 20.9 और यहां पर है 0.003%। लेकिन सबसन के अंदर क्या होता है 78.1%, 16% और 3 से 4% है, ये हो जाती है। अब यहां पर चक्कर क्या होता है, देखिए कि यहां पर गैस घटी बढ़ी, यानी कि इसने क्या किया, सबसन में भाग लिया। ये गैस भी क्या हुई, यहां पर 0.003% थी और यहां पर ये क्या होती है 3 से 4% हो जाती है, यानी कि इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी कि ये भी सबसन में भाग ले रही है। लेकिन यहां वायुमंडल में भी 78.1% थी, यहां पर भी 78.1% थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर भी बराबर मात्रा में, यहां पर भी बराबर मात्रा में। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो आपकी सबसन में भाग नहीं लेती, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कि साइड जो सबसन में भाग कौन सी गैस नहीं लेती, नाइट्रोजन गैस है, वो भाग नहीं लेती। ये परसेंटेज आप ध्यान रखिए, 20.9, 78.1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े, बहुत ज्यादा जो है बार पूछे जाते हैं और यहीं से हमारे जो क्वेश्चन गलत होते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम क्या मतलब आसान चीजों को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं आसान चीजों के बारे में कि ये तो आता है, ये तो आता है, ये आता है, ये नहीं, मतलब आता है हमें, ऐसा करते चलते हैं। एग्जाम में फिर कहेंगे इतना आसान नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं तो वो इतना आसान भी नहीं, हमें नहीं आता होता, ठीक है, यानी कि हमें बहुत बुरा लगता है फिर। तो 78.1, 20.9 और 0.03%, इसको आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि नाइट्रोजन की दो बातें आपको अब तक समझ में आ गई कि नाइट्रोजन क्या करती है, आग को नियंत्रित करती है। दूसरी बात क्या थी कि नाइट्रोजन सबसन में भाग नहीं लेती। अब तीसरी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो क्या हो जाएगी, वायु दाब। क्या हो जाएगी, वायु दाब। कि नाइट्रोजन के कारण ही हमें क्या होता है, वायु दाब महसूस होता है कि वायु क्या करती है, प्रेशर डालती है। वो किसके कारण लगता है हमें, जो वायु दाब है वो हमें नाइट्रोजन गैस के कारण लगता है। वायु दाब होता क्या है कि वायु दाब ये चीज होती है कि मान लो हम एयर को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हवा चल रही है, हमें कैसे पता चलता है हवा चल रही है, क्योंकि एक धक्का हमें लगता है। वो कौन सी गैस का हमें लगता है, वो नाइट्रोजन गैस का ही लगता है। तो वायु दाब हम किस गैस के द्वारा फील कर पाते हैं, वो कर पाते हैं हम नाइट्रोजन गैस के द्वारा। तो ये तीन चीजें आपको नाइट्रोजन के बारे में बहुत ज्यादा याद रखनी है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा को आप याद कर लेंगे, 78.1%, 78% नहीं है, पहले हम पढ़ चुके हैं। जो ऑक्सीजन है वो 20.9 है, ठीक है। आग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है भाई कि जलते ही नहीं इसके बिना, ऐसा कुछ नहीं है कि जल नहीं सकती या फिर बहुत ज्यादा जल्दी कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, बस एक समय निर्धारित कर देती है कि इतने टाइम पीरियड में ये चीज होगी, ठीक है, वो सारी चीजें। और वायु दाब हमें फील होता है, सबसन में भाग नहीं लेती, ये सारी चीजें आप कर लेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन को कहा जाता है जीवनदायिनी गैस। क्या कहा जाता है, जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। लेकिन किसको जीवन देती है, क्या पेड़ पौधों को जीवन देती है ऑक्सीजन? अब आप कहोगे नहीं जी, नहीं देती, लेकिन पेड़ पौधों को भी जीवन देती है ऑक्सीजन। जिस तरह से हम CO2 छोड़ते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, अगर CO2 हम छोड़ना बंद कर दे तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। तो वैसे ही क्या होगा, अगर पेड़ ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर दे तो पेड़ भी नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए भी। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। कौन सी गैस, O2 या फिर कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक है। आजकल तो ऑक्सीजन के ऊपर बड़े मुद्दे छाए हुए हैं, हमारी राजनीतियां गरमाई हुई हैं ऑक्सीजन, है ना। कि कोरोना ने क्या कर दिया, पहले पानी बिकता था और अब ऑक्सीजन बिकती है, ठीक है, कि सिलेंडरों में डाल डाल के मतलब लोग ऑक्सीजन बेच रहे हैं। लेकिन ये बड़ी मतलब एक बहुत
गंदी बात भी है लोगों की कि जब भी हमारे देश में कुछ भी चीजों की कमी आती है हम क्या करने लग जाते हैं, स्टोर करने लग जाते हैं। ये बहुत गलत आदतें हैं हमारी कि जिस चीज की लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हम क्या करते हैं, उसके दाम हाई लेके चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। देखो ऑक्सीजन को कहा जाता है जीवनदायिनी गैस, कि गैस ऑफ लाइफ किसे कहा जाएगा, ऑक्सीजन को कहा जाएगा। और ऑक्सीजन क्या करती है, श्वसन में सहायक है। क्या कि श्वसन में सहायक है। अब 2 बार मैंने बोल दिया, मैंने पहले भी बोला था श्वसन श्वसन, अब भी मैंने बोला श्वसन। ये श्वसन होता क्या है, आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो श्वसन जो होता है उसको कहा जाता है फूड ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है, फूड ऑक्सीडेशन उसको कहा जाता है। फूड ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, क्या कि फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ग्लूकोज के साथ क्या करता है, वो एटीपी के रूप में टूटता है और हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, और उस खाने से जब हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। और इस श्वसन में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रोल जो प्ले करती है, जो हीरो जो होती है, वो कौन होती है, आपकी ऑक्सीजन गैस ही होती है। ठीक है, कि जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस बाहर लेते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, ये सांस लेना कहलाता है। लेकिन सांस लेना और श्वसन ये 2 तरह की चीजें हैं। सांस लेना कि सांस ले लिया बाहर छोड़ दिया, ये अलग है, लेकिन श्वसन अलग है। श्वसन क्या हो जाएगा, फूड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसको कहा जाता है कि जब हमने खाना खाया, वो क्या करता है, जो खाना है वो ऑक्सीजन की मदद से हमारी बॉडी में क्या करता है, एटीपी के रूप में टूटता है, ग्लूकोज बनते हैं और हमें हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है वो कौन सा हो जाएगा, श्वसन। ठीक है, कि श्वसन में क्या करती है, ये हेल्प करती है। दूसरा जो ऑक्सीजन का जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा भी जलने में सहायक होती है, कि जलाने में सहायक होती है। कि पृथ्वी के ऊपर अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम किसी चीज को जला ही नहीं पाएंगे। कि पृथ्वी के ऊपर अगर ऑक्सीजन की मात्रा ना हो तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को जला ही नहीं पाएंगे। तो जो ऑक्सीजन है वो जलाने में भी सहायक है। आग लगाने में जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन के बारे में आप 2 चीजें याद रखोगे कि पहली श्वसन में सहायक है, दूसरी क्या होती है, जलाने में सहायक होती है। ठीक है, कि बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी चीज को जला ही नहीं पाएंगे। अब तीसरी जो चीज होती है, अब यहां से हम एक बार क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का वायुमंडल के अंदर कितना परसेंट पाया जाता है। तो कितना परसेंट पाया जाएगा, 20.9% है वो पाया जाएगा। पहले हम 21% लिखते थे, लेकिन मैंने बता दिया अब हम क्या लिखेंगे, 20.9% है वो लिखेंगे। नए पब्लिकेशन में तो आजकल ये आंकड़ा लिखा भी होता है, तो इस सारी चीजों को आप देख लेंगे। दूसरी बात क्या होती है, श्वसन में सहायक होती है। तीसरी बात जलने में सहायक होती है। और वायुमंडल के अंदर कौन से निर्माण पे बनी है, ये तीसरे नंबर के ऊपर जो गैस है वो बनी है विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बनी है, वो हरित लवक की मदद से बनी है। नील हरित, जिसको नील हरित शैवाल जिसको कहा जाता है, ये भी आप याद रख लेंगे। नील हरित शैवाल ने जब प्रोसेस की फोटोसिंथेसिस की तो क्या बना, ऑक्सीजन गैस है वो बनी। अब ऑक्सीजन के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है। अब इसके बाद जो आपकी जो गैस आती है वो कौन सी आती है वायुमंडल के अंदर, वो आपकी आती है CO2। कौन सी आती है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि CO2। CO2 के बारे में अब हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। CO2 के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो CO2 क्या है कि वायुमंडल के अंदर कितना परसेंट है, 0.03%, कि 0.03% क्या है, CO2 है। अब CO2 क्या है, सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस। ठीक है, कि सबसे भारी गैस कौन सी है, वो CO2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे भारी गैस कौन सी है, वो CO2 है। कि वायुमंडल के सबसे नीचे जो क्षेत्र होता है ना, उसमें ये पाई जाती है। दूसरी बात क्या होगा
कि सब प्रकाश संश्लेषण में सहायक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में सहायक। कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि इंसान जब अपना खाना बनाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। लेकिन जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे? विद द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड सनलाइट। यानी कि किसके देख रेख में अपना भोजन बनाते हैं। कि मान लो कोई पेड़ है, अब इसको अपना खाना बनाना है। अब खाना बनाएगा तो क्या लेगा? सूरज से क्या लेगा? लाइट लेगा। नीचे से क्या लेगा? पानी लेगा। और क्या करेगा? CO2 गैस लेगा और रिलीज क्या करेगा? O2 करेगा। निकालेगा कौन सी गैस? O2। इससे क्या करता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो पौधों के जो अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण की, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। तीसरी बात मैंने बताया कि CO2 क्या है? कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कि हाईली क्या हो जाएगी? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये पैदा करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है? पैदा करती है। कौन सा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन को ग्रीन से ही लिख देते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है? और क्योर करती है। और ग्रीन हाउस मैंने आपको बहुत सारी बार बता दिया, आई थिंक अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो CO2 के बारे में 0.003% है वो पाई जाती है, सबसे भारी गैस होती है। दूसरी बात क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होगी कि जब भोजन बनता है तब। और तीसरी बात क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा क्या करती है? ये भाग लेती है, हद करती है। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और ऑक्सीजन के बारे में शायद रह गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार बच्चे क्लासेस में पूछ लेते हैं ऑफलाइन में, कि ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर किस एरिया के ऊपर पाई जाती है? तो ऑक्सीजन 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। भाई ये बात याद रख लेना कि ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। 18 किलोमीटर के बाद जो ऑक्सीजन है वो नहीं पाई जाती। नहीं पाने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, 1-2% है वो पाई जाती है। यानी कि हम सांस बड़ी आसानी से नहीं ले सकते। ठीक है, इसीलिए हम जब पर्वतों के ऊपर जाते हैं ना, कि ये तो आपने देखा भी होगा कि जब हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर हम साथ लेके चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए पर्वतारोहियों को क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो 18 किलोमीटर के बाद क्या होती है कि बहुत ज्यादा जो है इसका प्रभाव है वो कम होने लग जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो गैसेस का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है वायुमंडल के अंदर। ठीक है, कि वायुमंडल के अंदर ये गैसें हमने पढ़ ली, नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ लिया, CO2 के बारे में हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया, और सारी चीजों का हमने प्रयोग कर लिया कि वायुमंडल में कौन सी गैस क्या करती है। इन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, उसके बाद जलवाष्प की आती है और धूलकणों की आती है। वो जब हम वायुमंडल की लेयर्स के बारे में करेंगे, कि वायुमंडल की लेयर्स के बारे में करेंगे, तब हम उनके बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल की 5 लेयर होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसका हम क्या करेंगे? लेयर्स का एक पार्ट 2 बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जब मैंने क्या किया, यहां पर आपको वायुमंडल के एक प्रोसेस के बारे में बताया है। अभी वायुमंडल चीज क्या है, इसकी परतें क्या होती हैं, किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। उसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बाकी आप सारी चीजें ध्यान रखेंगे, इतना आप याद रखिए। ठीक है, बाकी आज का सेशन यही एंड अप करते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो अच्छे। ठीक है, ओके, थैंक यू।